हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारतीय टॉक शो। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सौरभ सिन्हा। सौरभ सिन्हा बाय प्रोफेशन एक मरीन इंजीनियर हैं। आज का पॉडकास्ट जो है वो पूरा एजुकेशनल नॉलेज से फुल है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 12th में हैं और वो पेरेंट्स जो थोड़ा सा परेशान है कि हाँ बच्चे को किधर जाना चाहिए। काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत ही क्लियर होते हैं कि उनके बच्चे को किधर भेजना हो, बच्चा भी बहुत क्लियर होता है, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से परेशान होते हैं। तो मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो पेरेंट्स और जो बच्चे स्पेशली जो 12th में हैं वो ये पूरा पॉडकास्ट देखें, क्योंकि मर्चेंट नेवी में कैसे जाना है ये पूरा पाथवे आज हमने डिस्कस किया है। कौन से कॉलेजेस हैं अच्छे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स पास करने हैं, कितने परसेंटेज चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है, उनके सैलरीज़ क्या होते हैं, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो प्रमोशंस कैसे होते हैं, सारी चीज़ें, सैलरी में बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से आते हैं, टैक्स के लाइक छोटी छोटी डिटेल्स, डिसिप्लिन लाइफ कैसी होती है, आपको कैसी कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक्सप्लोर करने का, सब कुछ, सैलरीज़ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी ऑडियंस से, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारतीय टॉक शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ सिन्हा, जो बाय प्रोफेशन एक मरीन इंजीनियर हैं। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो सौरभ जी। हाँ, थैंक यू मैम आपके शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। बिल्कुल। तो जनरली हम जब अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने गेस्ट का थोड़ा सा कैसा बैकग्राउंड रहा, कहाँ से शुरू किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और कि कैसे आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया। ओके, सो एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जनरली लोग आते हैं तो वो डेस्टिनी के थ्रू आ जाते हैं। बहुत कम लोगों का चॉइसेस रहता है इधर आने का। ठीक है। तो मेरा भी क्या था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई आईआईटी एग्जामिनेशंस। तो मैं दिल्ली में फिटजी में कोचिंग ले रहा था आईआईटी के लिए, एंड प्लस मैं आईआईटी के एग्जाम्स के लिए भरा था, और साथ में मैंने टीएस चाणक्य का फॉर्म आता था हमारे टाइम पे। तो वो भी भरा था। तो हालांकि आईआईटी में मेरा रैंक नहीं आया, तो कोई भी आईआईटी कॉलेजेस से मेरे को कॉल नहीं आया, तो मैं ड्रॉप लेने के लिए वापस चला गया था। मैं धनबाद से हूँ एक्चुअली। तो फिर मैं धनबाद चला गया था ड्रॉप लेने के लिए। फिर मुझे जो टीएस चाणक्य कॉलेज वाले हैं वो उन लोग आईआईटी के मार्क्स के बेसिस पे कॉल करते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, सो आप काउंसलिंग के लिए आइए एंड देन चेक आउट द कॉलेज। तो मुझे उस समय उतना ज़्यादा पता नहीं था मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मैं पहुंचा कॉलेज में, देन आई सॉ एवरीबडी इन द यूनिफॉर्म एंड ऑल। तो मुझे ये बहुत यूनिफॉर्म काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, एंड जो कॉलेज था वो सी फेसिंग था। तो वो सब से मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलता हूँ, इन्फ्लुएंस हुआ। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में उस समय इन 2008 एक ही चीज़ था दिमाग में, अगर सैलरी लोगों की 1 लाख रुपए से ज़्यादा रहती है मंथली तो मैं ले लूँगा। फिर मैं वहाँ गया काउंसलिंग के लिए वहाँ। तो फिर मैं चाह रहा था कि अब वहाँ पे एक होता है डेक साइड और इंजन साइड, तो एक्चुअली आई ऑप्टेड फॉर डेक साइड। तो अच्छा, ये पहले ही मतलब आ जाता है आपके पास, ऑप्शन होता है कि आपको डेक साइड आना है या Yes. फिर ओके। तो इसमें पहले ही ऑप्शन था मेरे पास, या तो डेक साइड के लिए मैं जाता हूँ तो टीएस चाणक्य मुंबई से पढ़ूंगा, अगर इंजीनियरिंग साइड के लिए जाता हूँ तो डीएमईटी कोलकाता जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो एक्चुअली मेरा पहला चॉइस डेक साइड था टू बिकम द कैप्टन। तो फिर क्या हुआ कि मेरा आई साइट का इश्यूज था, तो मेडिकली मैं उसमें छट गया था रिगार्डिंग माई आई साइट इशूज। 6/6 नहीं था, तो उन्होंने बोला ओके सो यू कैन नॉट गेट डेक साइड, इफ यू वांट इंजीनियरिंग साइड यू कैन ऑप्ट फॉर डीएमईटी कोलकाता। तो इस हिसाब से फिर मैं डीएमईटी कोलकाता में गया, एंड देन फिर वहाँ 4 साल का कोर्स था हमारा, बीई इन मरीन इंजीनियरिंग था, एंड दैट वाज अ पैरामिलिट्री कॉलेज। एक नॉर्मल कॉलेज नहीं था। पैरामिलिट्री में आपका many things are like taken it from the military, जो exercises है and all ये सब होता था। एंड फिर इस तरह से मैं कॉलेज में गया, एंड देन 4 साल निकल गए, फिर अब सेलिंग कर रहा हूँ। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10 years नाउ। अच्छा। तो अब आई एम सेलिंग एज अ फर्स्ट इंजीनियर विद अ जापानीज कंपनी, एंड सून आई विल बी अ चीफ इंजीनियर, सो आई विल बी हेडिंग द
डिपार्टमेंट ऑफ अ शिप। वेरी नाइस। तो आप क्योंकि इस प्रोफेशन में हैं, काफ़ी टाइम से हैं, आपने सारे जितने भी पैरामीटर्स थे आपने सबको क्वालिफाई किया। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इधर जाना है इस वाले प्रोफेशन में, तो आप बताएंगे क्या रोड मैप है इसका जाने का? हाँ, अभी जैसे पहले हमारे टाइम में क्या था कि एग्जामिनेशंस अलग अलग होती थी फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। तो अभी अगर जाना है तो एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बन गया है, तो उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है IMU CET नाम करके। अच्छा। तो जो भी जिनको मर्चेंट नेवी में जाना है, डेक साइड हो या इंजीनियरिंग साइड, दे कैन राइट दैट एग्जाम और उनके हिसाब से द कॉलेजेस विल कॉल देम। ओके। तो अभी अगर इंडिया में बात करें, सबसे अच्छा कॉलेज है एक तो TS चाणक्य मुंबई, दैट इज फॉर डेक साइड। जो मेरा कॉलेज है DMET कोलकाता। और एक प्राइवेट कॉलेज है बहुत अच्छा, वो भी बन चुका है ऑलरेडी, वहाँ भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, दैट इज इन पुणे। तो ये 3 कॉलेजेस में अगर होता है तो गेटिंग प्लेस्ड इज वेरी इजी। और बाकी कॉलेजेस जो हैं उधर अगर जैसे आप एडमिशन ले लिए फिर प्लेसमेंट नहीं होता है, देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट फील्ड हो जाता है। तो आपको हर जगह रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा नहीं, शिपिंग कंपनीज में ही जाना पड़ेगा, देन यू विल टू गो टू मुंबई। सो अभी इंडिया में बेस्ट तो यही है आपका 3 कॉलेजेस, TS चाणक्य मुंबई, DMET कैलकाटा एंड तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। ओके। तो बेसिकली ग्रेजुएशन चाहिए होगा हमें? नहीं, ये एग्जाम लिख सकते हैं आफ्टर 12th। आफ्टर 12th एंड द पर्सन शुड बी मतलब क्वालिफाइड इन मतलब वो IMU CET का एग्जाम दिया। परफेक्ट। हाँ, नहीं, मैं 12th का पूछ रही हूँ कि इसमें लाइक क्या क्या होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स इसमें आपको दोनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। ये चाहिए दोनों के लिए। हाँ, क्योंकि दोनों साइड जो डेक साइड का डिग्री होता है दैट इज BSc इन नॉटिकल साइंस, और इंजीनियरिंग साइड में होता है BE, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो सिंस दोनों साइंस का बैकग्राउंड है, सो दैट इज वाई यू विल नीड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है हमारे टाइम पे था 60% आपका होना चाहिए इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, एंड आई थिंक इंग्लिश का भी कुछ क्राइटेरिया था। तो आई वॉज लाइक फुलफिलिंग दोज क्राइटेरिया, तो मुझे मार्क्स का अभी पता नहीं क्या चल रहा है। व्हाट इज अबाउट क्रू मेंबर्स जो होते हैं जो और मतलब और सारे हेल्प्स के लिए? हाँ, जैसे हमारे जैसे उनको हम लोग सपोर्ट स्टाफ बोलते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ जो रहते हैं उन लोग का GP रेटिंग करके एक कोर्स होता है। GP रेटिंग। तो GP रेटिंग में क्या होता है कि यू विल नॉट बिकम एन ऑफिसर, आप सपोर्ट स्टाफ में ज्वाइन करेंगे। एक डेक साइड होता है, इंजन साइड। तो आप इंजन साइड में जैसे इंजन बॉय से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका जो जॉब रहेगा, आप इंजीनियर्स को हेल्प करोगे। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं एकदम ग्राउंड लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे। और डेक साइड में क्या होता है, वो नेविगेशन वाले साइड में, और जो डेक पे जॉब्स रहता है आपका, जैसे काफ़ी सारे जॉब्स रहते हैं, शिपिंग हो गया, तो ये सब जो छोटा छोटा काम्स रहता है उन लोगों के लिए ये सपोर्ट स्टाफ के लिए रहता है। तो कोई जैसे GP रेटिंग करते हैं, तो आई थिंक उसका क्वालिफिकेशन, आई थिंक दे कैन डू दैट आफ्टर 10th ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर अबाउट GP रेटिंग थिंग। तो वो GP रेटिंग के लिए, जैसे अगर कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं एंड स्कूलिंग अच्छा है, तो आई वुड नॉट से दैट गो फॉर GP रेटिंग। अच्छा। क्योंकि GP रेटिंग करने के बाद सबका यही रहता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, क्योंकि सबका ये रहता है कि ग्रो करें। ऑफ कोर्स। तो उनके पास ऐसा कोई चांसेस नहीं बचता है अगर मतलब वो डायरेक्टली क्रू मेंबर्स में और हेल्पिंग उस नहीं, हेल्पिंग स्टाफ में जाइए एंड देन सम देयर इज क्राइटेरिया कि इतना सी टाइम होना चाहिए। जैसे सपोज 18 मंथ्स या 36 मंथ्स, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दैट क्राइटेरिया। तो वो अगर उसके बारे में चेक करना, हम लोग DG शिपिंग के साइट पे जाके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साइट पे जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि एक सर्टेन सी टाइम होगा, आप वो सी टाइम कवर कीजिए, सम टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द शिप कि दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल, एंड देन यू हैव टू राइट एन एग्जाम। जैसे हम लोग जो लिखते हैं DG शिपिंग कंडक्ट करती है, तो वो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग साइड के लिए MEO क्लास 4। अगर वो क्लियर कर लेते हैं, देन दे कैन बी प्रमोटेड टू एन ऑफिसर ऑन द इंजन साइड। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा बताइए कि मेंटल और फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है, और मतलब कितना आपको स्टेबल, कितना होना चाहिए? ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था जब मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय इंटरनेट का अभी बहुत अच्छा हो गया कंडीशंस। बैक इन 2012 इंटरनेट नहीं था प्रॉपर
ऑन द शिप। जैसे आप हाँ शिप्स पे आप जैसे व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप पता भी नहीं चलता है कि आप शिप पे हो घर पे हो, क्योंकि अब प्रॉपर अब नॉर्मल हो गया है। ओके। लेकिन जब पहले के ज़माने में क्या था कि एक मेल सिस्टम होता था कि आपने आज मेल किया तो मेल घर पहुंचेगा एंड देन नेक्स्ट डे यू विल गेट एन रिप्लाई। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम के लिए। कॉलिंग का कोई सिस्टम? कॉलिंग का सिस्टम है तो वो सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू रहता था एंड दैट वाज वेरी कॉस्टली। करेक्ट। तो अभी तो फिर भी आपका जैसे इंटरनेट आ गया, एक स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मस्क की, तो उनका स्टारलिंक जहां जहां लगा हुआ है दे आर गेटिंग वेरी गुड इंटरनेट सर्विसेज लाइक। तो वो भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही आता होगा? नहीं, थ्रू आउट द ओशन, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द सैटेलाइट। तो अभी देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें ये रहता है कि मेंटल स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फैमिली से दूर जाते हैं तो और थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है आपका जो आप बैक एंड आप सुबह उठ रहे हैं फिर सी देख रहे हैं एंड देन इनिशियली बहुत मज़ा आता है, फिर मोनोटोनस हो जाता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइक बॉडी माइंड एंड सोल। मेडिटेशन कर लो या कुछ ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट कर लो जिससे आपका मन लगा रहे। ठीक है। और फिजिकली कितना आपको फिट होना है? फिजिकली जैसे हम लोग जब भी ज्वाइन करते हैं तो देयर इज अ प्रॉपर बॉडी एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट। जैसे आपका हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन एंड किडनीज एंड ऑल एवरीथिंग, जो प्रॉपर बॉडी चेकअप जो होता है तो वो पूरा होता है एंड देन यू गो देयर। तो अदरवाइज ऐसा ज्वाइनिंग के भी वक्त ऐसा नहीं होता है कि दे विल मेक यू रन, जैसे मिलिट्री ये सब में होता है कि आप दौड़ रहे हैं, तो वैसा कुछ फिजिकल टेस्ट नहीं होता। दे विल जस्ट सी दैट फिजिकली यू डोंट हैव एनी इशू लाइक बॉडीली सब, वो बॉडी चेकअप करता है। तो अभी भी जैसे जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ वो चेकअप होता है हमारा, तो अगर उसमें कुछ निकलता है देन आई कैन नॉट। जब भी आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके बाद जब भी जाते हैं आप हमेशा चेकअप होता है? हमेशा चेकअप। जैसे अभी मैं कुछ दिन में ज्वाइन करूंगा तो एक प्रॉपर डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं बैठते हैं, तो वो प्रॉपर पूरा बॉडी चेक करते हैं एंड दे सर्टिफाई दैट दिस गाय इज फिट टू गेट बैक टू द सी। तो ये एवरी टाइम यू हैव टू डू। सो बेसिकली ये है कि आपको कुछ ना कुछ करके यू नीड टू रिमेन फिट टू सेल। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन? प्रॉब्लम आती है देन अब किस ग्रेविटी का प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एंड द डॉक्टर सेज दैट यू कैन नॉट गो टू द सी, देन यू कैन नॉट गो, नथिंग कैन बी डन। ये चीज़ है। तो जैसे कि हम कभी शिप पे नहीं गए तो, और वो लाइव देख के बहुत ही मतलब थोड़ा सा लगता है, क्यूरोसिटी है हमारे अंदर जाने की, तो आप अपना थोड़ा सा लाइफ रूटीन वहाँ का शेयर करेंगे? कैसे क्या होता है? तो अभी क्या रहता है, जनरली आई गेट अप अराउंड 6 o'clock समथिंग एंड आई गेट फ्रेश एंड ऑल। थोड़ा सबसे अच्छा क्या लगता है, कॉफ़ी लेके आप सी डेक पे चले गए, देन सी व्यू है एंड यू आर हैविंग योर कॉफ़ी, तो रिफ्रेश हो गए एंड देन फिर 7 o'clock आई हैव माई ब्रेकफास्ट, देन 8 o'clock आई गो टू वर्क। फिर हमारा 8 to 5 ही रहता है इंजीनियर्स का। अच्छा, ठीक है। तो और रात में हम लोग यूएमएस हो जाता है। यूएमएस होता है अनमैन्ड मशीनरी स्पेस। तो कोई भी अलार्म आएगा तो यू विल गेट एन अलार्म इन योर केबिन, सो अनमैन कर सकते हैं मशीनरी स्पेस को। तो जैसे हम लोग 8 बजे स्टार्ट करते हैं अपना काम, तो 8 to 10 वर्क हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो टूल बॉक्स मीटिंग होता है कि आज का जॉब्स क्या है, क्योंकि हम लोग का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ हाईली रिस्की, वी आर वर्किंग इन द मशीनरी। तो उसका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होगा, क्या काम करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से फिर सबका जॉब असाइन हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, फिर सब अपने काम पे निकल गए। देन 10 बजे तक काम करते हैं, फिर 10 to 10:30 कॉफ़ी टाइम होता है। देन बाई 12 o'clock वी गो फॉर लंच एंड फिर 1 बजे सब लोग वापस आते हैं। तो एक ये अच्छा होता है कि लंच करने के बाद, सिंस शिप पे ही हम लोग हैं तो जल्दी लंच कर लिया, तो वी कैन एक लग्जरी रहता है आफ्टरनून नैप का, 15-20 मिनट्स नैप कर लिया एंड देन यू गेट बैक एट 1300, start working till 3, then 3 to 3:30 we have coffee and then we start winding up by 5 o'clock. तो 5:30 अनमैन कर दिया उस स्पेस को। और फिर वो अलार्म जो है हमारा, इंजीनियर्स जैसे चीफ इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड और थर्ड रहते हैं वहाँ पे। तो चीफ इंजीनियर वॉच नहीं रखते हैं, तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट इंजीनियर वॉच रखते हैं। तो वो क्या होता है कि एक दिन जो अलार्म का रहेगा इंडिकेशन किसी एक के केबिन में है, फिर नेक्स्ट डे वो दूसरे इंजीनियर के केबिन में रहेगा, फिर नेक्स्ट डे दूसरे में। तो ये होता है कि एक दिन कोई वॉच रखा तो 2 दिन उसको फिर रिलीफ का है। तो अगर कोई अलार्म नहीं आया तो ही विल गेट अ साउंड स्लीप, कोई अलार्म आया देन ही विल गेट अप, ही विल अटेंड द अलार्म
जो भी प्रॉब्लम है, एंड देन अगर 2-3 ज़्यादा है तो कॉम्पेंसेटरी रेस्ट मिल जाता है नेक्स्ट डे, एंड देन फिर ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। बट ऑन द डेक साइड ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि डेक साइड में आप नेविगेशन कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं वहाँ भी नेविगेशन हो रहा है, तो आप उसको अनमैन नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्रिज को अनमैन नहीं किया जाता है। तो उधर जो ऑफिसर्स रहते हैं एक्सेप्ट कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर एंड थर्ड ऑफिसर, वो वॉच कीपिंग चलता है उनका पूरा टाइम। तो वो शेड्यूल रहता है 4 आवर्स, जैसे 8 to 12 थर्ड ऑफिसर वॉच रखते हैं, 12 to 4 सेकेंड ऑफिसर एंड 4 to 8 चीफ ऑफिसर, और यही फिर नेक्स्ट 8 to 12 में वैसा ही वो चलता रहता है। तो डेक साइड में हमेशा कि उन लोग का कंटिन्यूस ड्यूटी लगा ही रहता है, तो ऐसा है। सुन के मतलब है कि हाँ बहुत ही एक के बाद डिसिप्लिन लाइफ। हाँ, लाइफ डिसिप्लिन्ड है। आप ऐसे ही सोचिए कि हम लोग डिनर कर लेते हैं बाय 6:30 to 7:30 वी हैव आवर डिनर, ठीक है। फिर हम लोग डिनर करके फिर 7:30 बजे, जैसे ऑफ हुआ 5:30-6 बजे, देन आई गो वर्कआउट, जिम रहता है हमारा एक छोटा सा, तो वहाँ कोई वर्कआउट किया या टेबल टेनिस खेल रहा है कुछ किया, देन वी गो फॉर डिनर। फिर एक कॉमन एरिया है वहाँ बैठते हैं सब लोग, या बार एक रहता है तो वहाँ बैठते हैं कुछ देर, एंड देन 9-9:30 फिर अपने केबिन में चले गए, एंड देन टॉक टू फैमिली एंड देन स्लीप। ठीक है। इसमें जहाँ तक थोड़ा मैंने होमवर्क किया कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशंस वगैरह क्या होते हैं? हाँ, इसके अभी जनरली क्या रहता है, चीफ इंजीनियर और फर्स्ट इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट्स 4 months या 3 months का रहता है, और सेकेंड इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट 6 months का रहता है, जूनियर ऑफिसर्स का। और जूनियर ऑफिसर्स का 6 months, दे विल गो टू द सी, तो 6 महीना कंप्लीट करके दे विल कम बैक। अच्छा। और सीनियर ऑफिसर्स जो मैनेजमेंट लेवल ऑफिसर्स हैं जैसे कि मेरा, तो आई एम गोइंग फॉर एट द सी फॉर 4 months। तो एक फाइनेंशियल ईयर में लोग ऐसा प्लान करते हैं कि 6 महीना उन लोग काम कर ले, दैट इज 183 days। अगर वैसा करते हैं तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, बिकॉज वी गेट NRI स्टेटस, तो वो स्टेटस मिल जाता है 183 days का करने के बाद। तो जनरली आप देखें कोई भी मर्चेंट नेवी वाले हैं तो वो ऐसा छोटा भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 महीने का, तो वो 2 बार जाएंगे, सो दैट एक फाइनेंशियल ईयर में दे फुलफिल दैट क्राइटेरिया, सो दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है। और सी सिकनेस जो है उसके बारे में बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सी सिकनेस जनरली मैं जो भी शिप किया हूँ बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी बड़े बड़े शिप्स किया हूँ, जैसे 350 meters, 315 meters, लाइक मोर देन 300 meters, तो ये काफ़ी बड़े शिप्स होते हैं। तो इसमें आपका नॉर्मल पैसेज में कभी रोलिंग ज़्यादा होता नहीं है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत ही रफ वेदर होता है तो फिर रोलिंग, पिचिंग, तब फिर देन यू फील वॉमिटिंग वाला थोड़ा सेंस आता है। तो इनिशियली आता था, अब लेकिन नहीं आता है। ठीक है। क्वालिफिकेशंस जो है वो इंडिया और यूके के बीच का डिफरेंस क्या है? मतलब इसमें देखिए, अभी जैसे आपका एक इंडिया में जो सब चीज़ को गवर्न करता है दैट इज डीजी शिपिंग, और यूके का ही वैसे ही गवर्नमेंट है, तो वहाँ का गवर्नमेंट जैसे हमारा DGCA होता है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज फॉर द जो पायलट्स बनते हैं, तो इंडिया में डीजी शिपिंग है। तो अगर आप कंपेयर करें दोनों में से, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है, आप यूके से करो चाहे इंडिया से करो, इट इज सेम। अभी जैसे मैं भी एग्जाम दे रहा था चीफ इंजीनियर का, तो बहुत सारे लोग का ये रहता नहीं यूके से देते हैं, क्योंकि यूके पे ऐसा होता है कि यूके में एग्जाम इजी होता है कंपैरेटिवली इंडिया से। इजी लाइक व्हाट? इजी इन द सेंस कि जैसे चीफ इंजीनियर का एग्जाम हुआ MEO Class 1, तो यहाँ बोलते हैं जो सर्वेयर्स हैं जो एग्जाम लेते हैं टू क्वालिफाई अ कैंडिडेट, वो बहुत ग्रिल करते हैं। दे विल गेट टू द, जैसे IT का प्रिपरेशन आप कर रहे हो या AIEEE का, तो वहाँ आप समझ लो AIEEE है, यहाँ IIT है। अच्छा, तो ऐसा है। तो यही है। ठीक है। क्रू जो है आपका और ऑफिसर्स लाइफ, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज इंजीनियर्स जो ऑफिसर्स हैं उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और जो क्रू का लाइफ रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है। क्योंकि ऑफिसर्स जैसे सपोज मुझे कोई मशीनरी पे काम करना है, तो आई विल गो देयर एंड दोज पीपल विल ओपन द मशीनरी एंड ऑल, तो मैं असिस्ट करूँगा। तो अब जैसे टूल्स लाना है या
कुछ ओवरहॉल करके साफ करना है, तो उन लोग का फिजिकली डिमांडिंग बहुत रहता है। और हमारा क्या है कि आपको दिमाग से ज़्यादा काम करना है, फिजिकली थोड़ा कम है। नहीं करना है। कैप्टन अगर बनना है तो क्या क्या फिर, अब जैसे अब आपको अगर कैप्टन बनना है तो देन नहीं, आपको हाँ, अभी जैसे कि मैं कैप्टन नहीं बन सकता नहीं बन हूँ। सकते अब। अभी जैसे आपका शिप पे 2 डिपार्टमेंट है। आपके साइड में क्या क्या रैंक्स हैं? हाँ, मेरे साइड में जो सबसे हाईएस्ट रैंक है इंजीनियरिंग साइड का, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, फिर फर्स्ट इंजीनियर, फिर सेकंड इंजीनियर, फिर थर्ड इंजीनियर। ओके। और डेक साइड में होता है कैप्टन, फिर चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर एंड थर्ड ऑफिसर। ठीक है। तो अभी जैसे मैं सोचूंगा कि कैप्टन बनना है तो आई कैन नॉट बिकम अ कैप्टन नाउ। कोई क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया नहीं। फिर अभी मुझे कैप्टन बनने के लिए तो वापस से थर्ड ऑफिसर बन के तो वो डाउन द लैडर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी को कैप्टन बनना है तो दे गो फॉर द डेक साइड। डेक साइड जाने में अच्छा है। और किसी को इंजीनियरिंग साइड में जो है उसमें ये बेनिफिट है कि आप अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग साइड के लिए ऑप्शंस बहुत निकलता है ऑन लैंड ऑल्सो, बिकॉज बेसिकली जो हमारा जो काम है दैट इज मोर और लेस लाइक ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे 5 स्टार होटल्स है तो वहाँ पे भी चीफ इंजीनियर्स रहते हैं, जितने भी मशीनरी प्लांट्स ये सब वहाँ भी चीफ इंजीनियर। तो वी कैन आफ्टर क्विटिंग सेलिंग वी कैन गो देयर। सो ये एक बेनिफिट है इंजीनियरिंग साइड। मतलब अगर आपको प्रमोशन मिलेगा तो टाइम ड्यूरेशन देख के मिलेगा या आपके काम को देख के मिलेगा? दोनों। टाइम ड्यूरेशन इज मिनिमम कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं फर्स्ट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बनने के लिए टाइम ड्यूरेशन मेरी कंपनी में दैट इज 30 मंथ्स। अच्छा। तो मिनिमम 30 मंथ्स मेरा सी टाइम होना चाहिए, प्लस आई शुड हैव सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम द माय सीनियर लाइक चीफ इंजीनियर। तो उस क्राइटेरिया पे फिर देन कंपनी विल प्रमोट मी। ठीक है। जब हमने ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको फैसिनेट किया इधर ये प्रोफेशन चूज करने का। एक तो लोगों से मेरी बात हुई, फिर थोड़ा सा कि जो इसका सैलरी होता है वो बहुत आपको तो क्या टैक्स का बेनिफिट क्या क्या मिलता है आप लोग? अभी सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे सपोज आप ऐसे टैक्स स्लैब में जहाँ आपको 30% देना है, तो बेसिकली हम लोग अगर 6 महीना वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो 30% देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो पूरा ही आपका जो भी पैसा, यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो वो वाजिब भी इसलिए क्योंकि आप बाहर का पैसा इंडिया में ला रहे हो। हाँ हाँ हाँ। और इंडिया में लाके खर्चा कर रहे हो। Correct, तो ऐसे हम लोग तो हमेशा ये सोचते हैं कि 6 महीना का भी क्राइटेरिया खत्म हो जाए, 2-3 महीना ही करे, एंड देन उसी से मतलब साल भर आराम से हो जाए। तो लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है टैक्सेशन सिस्टम में। अच्छा, तो ये चीज़ है। ठीक है। तो आप मतलब जो इसका प्रोफेशन है, क्रू मेंबर हो गया आपका, टेक साइड का हो गया, इंजीनियर्स का हो गया, पेइंग स्केल्स का क्या है? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में जा रहे हो और किस तरह के जहाज कर रहे हो। अभी मार्केट में आपका एक ड्राई वेसल्स बोलते हैं, जो कि जैसे आपका बल्क कैरियर हो गया, जैसे कोयला उठाने वाला कोल, या कुछ मेटल, या कंटेनर वेसल्स, जो कंटेनर्स जो आप देखते होंगे वो हो गया, वो सब ड्राई वेसल्स हो गया। और मैं जो कर रहा हूँ वो टैंकर्स है, जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो मैं जो कर रहा हूँ वो गैस कैरियर्स कर रहा हूँ। मेरा जो शिप है दैट इज कैरिंग LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो CNG है वही। तो इसमें ये थोड़ा वेरी करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है ऑफ ए थर्ड इंजीनियर दैट कुड वेरी अराउंड $3,000 to $4,000 अ मंथ। हाँ। तो इसमें भी ये चीज़ रहता है कि आपका 2 तरह की कंपनीज रहती है मार्केट में। एक है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जा रहे हैं, मतलब जब शिप में तब पैसा मिल रहा है, छुट्टी में कोई पैसा नहीं मिल रहा। और दूसरी तरह की कंपनीज है जैसे शेल हो गई, BP, तो वो राउंड द ईयर पैसा देती है, बट मिला जुला के बाद सेम पड़ता है। वो बेसिकली आपका पैसा ही होल्ड कर रही है एंड देन हॉलीडे में आपको वो जो बच वही आपको पेमेंट कर रही है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो वो फॉर थर्ड इंजीनियर दैट वेरीज अराउंड 3,000 to 4,500 डिपेंडिंग अपॉन कंपनी एंड वेसल। वो धीरे धीरे बढ़ते, फिर सेकेंड इंजीनियर का दैट कुड बी अराउंड 4,500 से लेके $6,000, एंड देन फर्स्ट इंजीनियर का दैट कुड वेरी अराउंड 7,000 से लेके 12,000 तक आप पकड़ लीजिए। और LNG में थोड़ा और ज़्यादा भी जाता है। I have seen companies paying $16,000 a month. तो
और फिर इफ़ आई टॉक अबाउट चीफ इंजीनियर्स, ड्राई वेसल्स पे थोड़ा कम रहता है, दैट इज़ अराउंड $10,000-12,000, और अगर आप LNG फ्लीट ये सब कर रहे हैं तो दैट कुड गो अप टू $22,000 अ मंथ. दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. वेरी नाइस. जो चीफ इंजीनियर्स हैं और कैप्टन हैं, इनके सैलरी में क्या डिफरेंस है? ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ज़्यादा ये दोनों का सेम ही पे चलता है. एंड देन एक्सपीरियंस वाइज जो बोनस रहता है कि आप बैक टू बैक उसी कंपनी में जा रहे हैं, तो जितना आपका एक्सपीरियंस होगा वो सैलरी और ग्रो करता है. तो ऐसे आप देखिएगा तो चीफ इंजीनियर और कैप्टन के सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है. बट अगर हायरार्की का बात करें तो फॉर शिपिंग कंपनी, तो एक शिप का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो कैप्टन है. ऑन द हायरार्की कैप्टन ऊपर है, बट सैलरी वाइज देयर इज नो डिफरेंस इन कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर. आपका कितना टाइम बचा हुआ है अभी? अभी मेरा हो गया है, जैसे मैं चीफ इंजीनियर का एग्जाम हो गया मेरा, मैं फर्स्ट इंजीनियर सेल कर रहा हूँ अभी, तो आई थिंक 3 साल में मुझे चीफ इंजीनियर बन जाना चाहिए. एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज है लैंड पे भी. वो डिपेंड करता है कि आप लैंड पे आना चाहते हैं या सेलिंग में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो मैं देखता हूँ कैसे फिगर आउट होता है. फिगर आउट. बीइंग NRI, डिफरेंस क्या है सैलरी में? सैलरी में देखिए, अभी यहाँ एक कंपनी है जैसे इंडियन कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज में काम कर रहे हैं लोग, उसमें क्या है कि उन लोग को पैसा मिल रहा है रुपए में, एंड माइट बी दे आर पेइंग टैक्सेस ऑल्सो. अच्छा. और बाहर के कंपनीज में काम करने में ये फ़ायदा है कि आप यू आर गेटिंग सैलरी इन डॉलर्स, तो वो ज़्यादा ऐसे ही हो जाता है. एंड प्लस आपका अगर 183 डेज हो गया तो आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो ये बेनिफिट है एक NRI स्टेटस होने के कारण. ठीक है. नाइट लाइफ कैसी है सी की? नाइट लाइफ एक बहुत अच्छा लाइन हम लोग वहाँ बोलते हैं, ये दिन तो गुजर जाती हैं पर ये शामें हैं जो गुजरती नहीं. तो ये डिपेंड करता है कैसे हम लोग, कभी हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं तो जनरली हम लोग बार बार में बैठते हैं, तो कोई सीरीज देख रहे हैं या कुछ भी टीवी पे जो हम लोग, जो भी ज्वाइन करता है कुछ ना कुछ मटेरियल लेके आता है, वो सब देखे वेखे. एंड अगर शोर पे जाते हैं जहाँ शोर लीव मिलता है तो फिर वी गो आउट एंड पार्टी. अदरवाइज एक रूटीन वाइज ही हो जाता है, आप डेली यू आर गोइंग इन द बार, सिटिंग देयर, एवरी सब बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं. दैट इज. नाइट में ड्यूटीज होती हैं आप लोग की? अभी तो नहीं होती है क्योंकि अभी UMS शिप्स हो गया है, तो अभी नहीं होती है. बट हाँ, हम लोग जब पोर्ट्स पे रहते हैं जहाँ ऑपरेशन चलती हैं, तो वहाँ पे फिर नाइट पे भी ड्यूटी रहती है. वॉच कीपिंग ड्यूटीज लग जाता है 4 आवर्स करके. ठीक है. हाँ. कोई क्रेजी इंसिडेंट बताइए कुछ अगर अभी तक. हाँ, एक सबसे अच्छा इंसिडेंट मतलब एकदम रीसेंट का ही, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वेसल का. हम लोग कुवैत में डिस्चार्ज करने वाले थे LNG. और कुवैत का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन LNG, जो भी बर्न कर रहे हैं देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. तो हम लोग पोर्ट पे पहुंचे और वेदर बहुत ख़राब हो गया, वेरी हाई स्पीड ऑफ द विंड. तो हम लोग कार्गो डिस्चार्ज करना मतलब LNG डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिए, बट हमें रोकना पड़ा क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो गया. और ऐसा भी हो रहा था कि शिप को आप टर्मिनल से हटा के बाहर निकालना पड़ता. तो थोड़ा देर वेट किया गया, हम लोग कार्गो स्टॉप कर दिए. फिर सुनने में आया, मतलब हम लोग कैप्टन वैप्टन से बात हुआ तो ये हुआ कि अभी डिस्चार्ज करना एकदम ही ज़रूरी है, नहीं तो कुवैत में अंधेरा हो जाएगा. मतलब वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द कुवैत मिनिस्ट्री. कुवैत मिनिस्ट्री ऑफिस में कॉल किया एंड देन कैप्टन पे प्रेशर आया कि हाँ अब तो करना ही है. तो फिर एक टग बोट्स होता है, जैसे हमारा ये शिप है, ये टर्मिनल है, ये शिप यहाँ लगा हुआ है. विंड बहुत स्पीड होगा तो वो अपने जगह से हिल जाएगा. तो यहाँ छोटे छोटे टग बोट्स होते हैं, वो आके उसको 3-4 टग बोट्स आए, वो पुश करके रखे रहे. एंड 2 एडिशनल पायलट होते हैं उस, जैसे कोई भी पोर्ट पे जाते हैं वहाँ पायलट्स आते हैं शिप को बर्थ कराने के, वो उन लोग स्पेशल वॉचेस पे लगाया गया. एंड देन वी डिस्चार्ज्ड ऑल द कार्गो. तो ये सुन के बहुत हम लोग बाद में बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब अगर अभी डिस्चार्ज नहीं हो तो कुवैत में अंधेरा हो जाएगा. तो दिस वाज वन ऑफ द क्रेजी इंसिडेंट्स. अंधेरा हो जाएगा लाइक वहाँ का मतलब लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी. आई थॉट कि लाइक कुछ पूरा तो नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स में. मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ? प्रॉपर फैसिलिटी आपके है? अभी देखिए एक बेसिक जो रहता है ना फर्स्ट एड देने का, वो फैसिलिटी रहता है. हालांकि डॉक्टर्स नहीं रहते हैं. वी आर क्वालिफाइड एज मेडिकल फर्स्ट एड, हम लोग का भी कोर्स होता है.
तो जितने भी ऑफिसर्स हैं जो भी शिप पे आ रहे हैं, दे आर एक हमारा कोर्स होता है EFA एंड MFA, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, मेडिकल फर्स्ट एड। तो हमें उस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है फॉर द लाइक इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन, वी हैव अ हॉस्पिटल देयर ऑल्सो, और एक डेडिकेटेड ऑफिसर रहता है, दैट इज जनरली सेकंड ऑफिसर हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मतलब थोड़ा बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उसमें सबसे पहले रेडियो मेडिकल एडवाइस अपने को मिलता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। अब हालांकि इंटरनेट आ गया तो आप वीडियो पे भी आप लेके दिखा सकते हैं, और अगर ग्रेव सिचुएशन है तो शिप को डाइवर्ट किया जाता है पोर्ट के तरफ। अगर और भी ज़्यादा ग्रेव है तो हेलीकॉप्टर आता है एंड देन दे कैन लिफ्ट यू अप एंड देन यू कैन गो। अगर एकदम ही ऐसे लोकेशन पे शोर से बहुत दूर, देन इट कैन बी अ वेरी लाइक डिजास्टरस सिचुएशन। फिर डिजास्टर है क्या है? अगर आप पोर्ट पे कितनी कंट्रीज आपने ट्रेवल करी ये बताइए। देखिए इनिशियली तो मैं बहुत काउंट करता था, बट अभी आई थिंक शुड बी मोर देन 25 के अराउंड हो गया होगा। मैं मतलब क्या क्या अब नहीं गया हूँ वो काउंट कर लिया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूँ, और कहाँ यूरोप के साइड में काफ़ी गया हुआ हूँ। एशिया में जैसे जापान हो गया हूँ, सिंगापुर, दुबई, दोहा मतलब कतर हो गया। देन यूरोप के साइड में बार्सिलोना, फ्रांस, इटली में एक बहुत अच्छा पोर्ट गया था, जेनवा। तो ऐसे मतलब आई थिंक मोर और लेस अराउंड 20 के ऊपर होगा, 20-25। तो ये एक अच्छा है प्रोफेशन का कि यू गेट टू सी द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि आप इतने आप लोग मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाया जाता है आपको, डिसिप्लिन में रहना है करके। कभी कुछ ऐसा मतलब चीटिंग एंड ऑल कभी आप लोगों ने करी, या कुछ चीटिंग नहीं, एक बहुत सीनियर्स की नज़र में आए? ये एक बहुत ही स्टूपिड साइड टाइप का एक सिचुएशन हुआ था। हम लोग ट्रेनिंग शिप में थे हमारा पहला, तो जो हमारे साथ कैडेट्स थे वो डिफरेंट कंट्रीज के भी थे, क्रोएशियंस, इंडोनेशियंस, रोमेनियंस। तो एक इंसिडेंट क्या था, हम लोग शायद चाइना में कहीं तो या हांगकांग में थे, हम लोग शोर लीव के लिए गए थे। तो एवरीबडी हैड पार्टी, मोस्ट ऑफ देम वेर ड्रंक। फिर वापस आ रहे थे हम लोग, तो जो गेट होता है ना जो टर्मिनल के अंदर जाने का, तो एक वन ऑफ द नेशनलिटी का नाम नहीं लूंगा, वो ही स्टार्टेड पीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देन पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था थोड़ा। फिर हम लोग एनीवेज वी गॉट बैक टू द शिप, बट ये जो टर्मिनल वाले थे जो गेट पे थे, ही इन्फॉर्म्ड द वेसल, एंड देन थोड़ा सीन क्रिएट हो गया था कि वाई पीपल डिड लाइक दिस। हाँ, बट ये था कि वो इंडियन नहीं थे, वो कोई बाहर के कंट्री वालों ने किया था, तो बच गए। हाँ, तो क्या पनिशमेंट वगैरह क्या है अगर आप कुछ ऐसे करते पकड़े गए या कुछ? देखिए अभी सबसे बड़ा तो ये रहता है कि और ये अथॉरिटी सीनियर्स के पास ही होती है। हाँ, जैसे हम लोग कोई भी कंट्री में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ का आपको रूल्स फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो सारा आपको फोन्स, लैपटॉप्स, एनी काइंड ऑफ फोटो, भगवान का फोटो, कोई भी मम्मी का फोटो, वाइफ का फोटो, सब अंदर रख दो, क्योंकि उन लोग हाँ शिप पे आप लेके नहीं कर हाँ नहीं लेके जैसे गए हैं तो हम लोग एक रूम में सब कुछ बंद करके उसको लॉक कर देते हैं। वहाँ पे सऊदी अरेबिया में ऐसा है कि आप यू कैन नॉट हैव भगवान का फोटो भी नहीं रख सकते, अदरवाइज दे विल फाइन यू, या कुछ उस तरह का इंसिडेंट होगा। तो मतलब जहाँ जो जैसे एक ये काफ़ी स्ट्रेंज लगा था मुझे, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल हिंदी मूवीज़ रखे हो, उसमें जैसे वीडियोस में हीरोइंस का फोटोज़ एंड ऑल, तो यू कैन नॉट कीप दैट ऑल्सो, वो भी आपको अंदर रख देना है ताकि कोई चेक करने का सिचुएशन ही ना आए। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री की बात है या मतलब नहीं, ओनली फॉर दिस कंट्री, सऊदी अरेबिया में ऐसा था। ये मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा था। बाकी और जगह फोन्स अलाउड हैं, आप फोन वगैरह कैरी करते हैं? फोन्स अलाउड है। अभी जैसे मैं जिस तरह का वेसल करता हूँ उसमें हम लोग शिप के एकोमोडेशन में फ़ोन रख सकते हैं, बट बाहर में जाके नहीं घूम सकते, क्योंकि मैं LNG कैरी कर रहा हूँ। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पे फ़ोन पे आप बात नहीं करते हो, तो जैसे आप एकोमोडेशन के बाहर निकल रहे हैं तो आप फ़ोन यूज़ नहीं कीजिए, रिकमेंडेड नहीं है। आप टर्मिनल के बाहर निकलिए एंड देन यू कैन यूज़ द फोन। यू कैन यूज़। और जब आप ऐसे मतलब कंट्रीज़ में आप एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, इतना टाइम मिलता होगा ऊपर, तो वहाँ फ़ोन अलाउड है? हाँ, वहाँ हम लोग लेके जाते हैं। शिप पे भी अलाउड है प्रॉपर, मतलब यू कैन क्लिक एनी पिक्चर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ? इसमें कुछ सिक्योरिटी वाला कोई सीन नहीं है? मतलब ऐसा तो ये रहता है कि ऐसा ना हो कि
अभी काफ़ी साइबर क्राइम्स ये सब बढ़ गया है, तो जनरली बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ पे बोलती हैं कि डोंट लाइक अपने लोकेशन को बताओ नहीं ऑन द सोशल मीडिया फॉर, ठीक है। मतलब दैट इज़ रिकमेंडेड, बट पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ठीक है, अभी आप आज मत अपलोड करो, बाद में अपलोड करो, इट डजंट मैटर। ये मतलब थ्रेट्स भी तो आते होंगे आप लोग के पास? हाँ। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट, पायरेट्स थ्रेट्स एंड ऑल? पायरेसी का तो जो गल्फ ऑफ एडन एरिया है वहाँ पे एक्टिविटीज़ अभी कम हो गया, बीच में काफ़ी ज़्यादा होता था। तो मैंने तो मतलब ऐसे देखा नहीं है कि पायरेट्स पीछा कर रहे हैं उस तरह से, बट हमारे वेसल्स जब उस एरिया से क्रॉस करते थे, सुएज कैनल होता है, तो उस एरिया से क्रॉस करने से पहले हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स आते थे, जो जैसे रिटायर्ड नेवी पर्सनल ब्रिटिशर्स रहते थे, यूरोपियंस, तो विद गन्स एंड ऑल, लाइक 6-7 लोग आए, सिर्फ वो एरिया को ट्रांजिट करने के लिए वो हमारे साथ रहेंगे। दे विल हैव स्नाइपर एंड ऑल, सब कुछ, एंड दे विल बी ऑन वॉच कीपिंग। सिर्फ वो एरिया क्रॉस हो गया एंड देन दे विल गेट डाउन। अभी ये वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं नहीं, मिला? हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि सम पायरेट इज चेजिंग अस। आई थिंक उन लोग के पास भी ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स है, डोंट ट्राई टू लाइक हमारे वेसल के आसपास ना है, बिकॉज दे विल शूट देम। तो अभी डायरेक्टली शूट देम। हाँ, मतलब अगर उन लोग शूट करेंगे तो डेफिनेटली दीज गाइज विल प्रोटेक्ट अस। तो ये क्या कहते हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जिनको हायर करती है कंपनीज। तो अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज रहती हैं कि वो पैसा बचाने के लिए नहीं हायर करती हैं, तो नहीं हायर करती हैं, वो हायर रिस्क पे है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लोग के शिप पे? मेरे शिप पे तो हायर करते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं प्रॉपर, क्योंकि तो उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं रहता है। नहीं रहता है। फैमिली के साथ कैसे कम्युनिकेशन एंड ऑल? अभी तो कितना टाइम मिलता है आपको? हाँ, अभी जैसे स्टारलिंक आने के बाद, थैंक्स टू इलॉन मस्क, कि हमें मिल जाता है 1 GB पर डे का डेटा। ठीक है। तो 1 GB पर डे इज़ गुड इनफ। तो व्हाट्सएप पे मैं वीडियो कॉल कभी भी कर लेता हूँ। वीडियो कॉल करो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये नहीं कि आप नेटफ्लिक्स पे लगा के देख लो, कुछ देख रहे हो, या यूट्यूब पे बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हो तो ख़त्म हो जाएगा। तो 1 GB पर डे, उसमें एक अच्छा क्या कि आप 1 GB वन डे एक दिन में ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे 1 GB आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप 30 GB एक ही दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। वो 1 रीसेट GB होता per रहता day, है। हाँ, per day, वो रीसेट होता रहता है। तो ये कभी भी मैं मतलब अब पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट लाइक नॉर्मल कहीं भी हूँ, और जब मन आया मैं वीडियो कॉल कर लिया। तो बट ये डिफिकल्ट तो होता होगा कि आप 4 महीने पोर्ट हाँ। है ना, शिप पे हैं, फिर बाकी टाइम, अगर उन 4 महीनों में कब मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है अभी अभी तो अच्छा चल रहा है फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। ये रहता है कि मतलब टाइम तो डिफ़िकल्ट टाइम्स देखा, क्योंकि मेरी जब बेटी होने वाली थी तो मैं पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, बट कोविड का टाइम चल रहा था। मुझे टाइम पे साइन ऑफ मिला नहीं। फिर मैं वापस आया भी, मेरी बेटी हो गई, उसके बाद मैं वापस आया भी तो मैं क्वारंटीन में था, 7 दिन के लिए क्वारंटीन में था। जस्ट 15-20 मिनट की दूरी पे घर से कोई होटल था, वहाँ क्वारंटीन में था, फिर आया था। तो एक काफ़ी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए कि जब बेटी का बर्थ हो रहा है तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे। और ये फिर जब बैचलर था तो उतना पता नहीं चलता था। अभी फिर फैमिली होने के बाद वो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है कि अभी मैं छोड़ के जाता हूँ तो बेटी 2-4 दिन तो सिर्फ मतलब बेटी भी रोती है, एंड देन मेरे भी दिमाग में हमेशा फैमिली, फिर धीरे धीरे फिर सेटल होता है। अब होपफुली धीरे धीरे हैबिट हो जाता है। तो कभी इमरजेंसी पड़े फैमिली में या कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स, तो क्या मतलब तुरंत हमें मिल सकता है? हाँ, मिल जाता है। आप जैसे अगर वैसा ही इमरजेंसी होना चाहिए तो आप जैसे फिर आप कंपनी को बताएंगे, देन कंपनी विल अरेंज फॉर द साइन ऑफ। सबसे पहला तो ये रहेगा कि नियरेस्ट पोर्ट जो भी है वहाँ पे आपको वो आप वहाँ या तो डाइवर्ट कर दे वेसल को। तो डाइवर्ट करना एक्चुअली काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो बहुत ही वैसा सिचुएशन रहता है तो हाँ, डाइवर्ट करते हैं वेसल को। डाइवर्ट किया एंड देन यू गेट ऑफ एंड देन आप फ्लाई बैक होम। और मतलब इस तरह के सिचुएशन के लिए मैं हेलीकॉप्टर तो नहीं सुना हूँ कि हेलीकॉप्टर का यूज़ होता है, बट डाइवर्जन जो होता है वेसल्स का कि इस पोर्ट से उस पोर्ट में जा रही है, बट इमरजेंसी आ गया तो दूसरे पोर्ट में डाइवर्ट करके उस बंदे को उतार दिया एंड देन ही विल गेट बैक टू द। तो अब मतलब आपने जैसे बोला आप फिर फ्लाइट लेंगे आकर के, तो वो सब कौन कैसे? एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय द कंपनी, अरेंज एवरीथिंग। जैसे अभी मैं जो मेरा ज्वाइनिंग होता है वेसल का, आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम दोहा, रास लफान, कतर।
तो आई फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू दोहा. आई विल बी, अगर शिप आ गया है तो डायरेक्ट कभी वेसल पे ले गए, यानी तो आई बी एट द होटल. जब शिप आ गई देन दे विल पुट मी टू द होटल, फ्रॉम द होटल टू द शिप. और ऐसे ही साइन ऑफ के वक्त हुआ, जहाँ भी मेरा साइन ऑफ हुआ तो वहाँ मैं उतरा. होटल स्टे 1-2 दिन मिल गया तो ये अच्छा रहता, घूमने को मिल गया वहाँ. फिर अपना फ्लाइट लेके, सो एवरीथिंग इज अरेंज बाय द कंपनी. सो दे हैव एजेंट्स एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब. ठीक है. आप जैसे आप जाते हैं कंट्रीज में तो आप परचेज कर सकते हैं कुछ. हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये सब का जो आपका कस्टम्स में आप वापस आएंगे, कस्टम्स के थ्रू आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप 4-5 फ़ोन लेके आ रहे हैं. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बेचने के लिए ला रहे हो, आप अपना अपने लिए ले सकते सेल्फ हैं. यूज के लिए, तो सेल्फ यूज वी ले कैन सकते हैं, फैमिली के लिए ले सकते हैं. ऑफ कोर्स हाँ, वो तो कस्टम के थ्रू आना है आपको तो. हाँ, तो पहले के ज़माने में मैं सुनता था कि जब इंडिया में टीवी नहीं मिलता था उतना बड़ा और अच्छा, तो लोग जो बाहर जाते थे बाहर से टीवी लेके आते थे. अच्छा. तो अब तो ऐसा हो गया, ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा है, तो ईजिली सब कुछ इंडिया में भी अवेलेबल है. खाली ये रहता है, हाँ अभी मैं देखा हूँ कुछ कुछ दोस्तों को कि आईफोन कहीं कहीं सस्ता है. जैसे इंडिया में जो प्राइस है दैट इज चीपर इन दुबई और लाइक दोहा या यूएस. तो देखा हूँ दोस्तों को कि आईफोन वहाँ से खरीद लिया एंड देन कमिंग बैक एंड यूजिंग इट हियर. ठीक है. खाने पीने का कैसा रहता है वहाँ पे सिस्टम? खाने का एक हमारा होटल डिपार्टमेंट रहता है एक, तो वहाँ 2 कुक रहता है एंड देन 2 सपोर्ट स्टाफ भी रहता है. तो अभी जो मैं वेसल्स कर रहा हूँ वहाँ फिलिपिनो चीफ कुक एंड सेकंड कुक रहते हैं. तो दे आर ट्रेन्ड टू मेक इंडियन फूड ऑल्सो. तो मेरे वेसल पे क्रोएशियंस रहते हैं जनरली, इंडियंस एंड फिलिपिनोस. तो 3 तरह का डिश बनता है. 3 तरह का. हाँ, 3 तरह का डिश बनता है. तो जो भी मन करता है, तो मोस्टली तो हम लोग इंडियंस ही खाते हैं. हाँ. तो कभी कभी क्रोएशियंस का भी अच्छा रहता है तो वी कैन ईट दैट ऑल्सो. फिलिपिनोस का कुछ अच्छा लगा तो उन लोग का, लेकिन जो क्रोएशियंस हैं उन लोग का मोस्टली मीट बेस्ड बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे बीफ हो गया एंड पोर्क एंड ऑल. तो वो सब तो हम लोग खाते नहीं, बट समटाइम्स अगर चिकन है कुछ उन लोग का अच्छा, तो वी डू शेयर एंड उन लोग को भी हमारा फूड खाते हैं. और एक स्पेशलिटी रहता है हमारा, संडे को जो आफ्टरनून में मतलब लंच जो होगा दैट इज़ ऑलवेज बिरयानी. अच्छा. संडे आफ्टरनून बिरयानी. आप कहीं भी इंडियन भी, कहीं भी कोई भी जहाज पे सेल कर रहे हैं तो संडे आफ्टरनून इज बिरयानी. चिकन बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, वॉट एवर, बट इट विल बी बिरयानी. ओके. और जो वेजिटेरियन है वो? हाँ, उन लोग के लिए नॉर्मल वेज बिरयानी बनेगा संडे में. और ऐसे नॉर्मल जैसे आपका, आप घर में जैसे खाना खा रहे हैं हम लोग, आपका सूप है, देन रोटी, राइस एंड सब्जी, some non-veg item and then salad and all, everything is there. So food wise is okay. अब जैसे अब डिपेंड करता है, कोई कोई कुक उतना अच्छा नहीं है, हाँ. तो देन व्हाट वी डू कि इंटरनेट से प्रिंट आउट किया संजीव कपूर का एंड देन उसको दिया, भाई ऐसे बनाओ. संजीव कपूर ये ठीक है. उससे बेटर घर के, अपने घर की वीडियो बना के ले जाइए, वो दिखाइए और वो बनवाइए. ठीक है. तो अब लास्ट में मतलब कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्यों हमें ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए एंड ऑल? देखिए, ये एक प्रोफेशन ऐसा है ना कि अभी जो जनरल नोशन है कि मैं अपने भी कॉलेज में देखा है दूसरे जगह, तो जो बहुत अच्छा फाइनेंशियली दे आर वेल टू डू, जिसके पेरेंट्स दे डोंट प्रेफर सेंडिंग देम इन मर्चेंट नेवी. जो थोड़ा सा फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है उन लोग प्रेफर करते हैं भेजने का. तो आई वुड से कि मर्चेंट नेवी बहुत ही अच्छा लेवलर है, आपको एक पोजीशन पे ले आता है एंड आप उस पोजीशन से कितना बड़ा बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है. कि हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप 6 महीने में जो बाकी लोग साल भर में कमाते हैं, आप 6 महीने में कमा ले रहे हो और आपके पास 6 महीना फ्री टाइम है. अच्छा, ये कट करूंगी, सॉरी. ये जो 6 महीने हैं आपको अलाउ होता है कि इन 6 महीनों में अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कुछ और भी कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी जैसे कि मेरे इनिशियली मैं जब कर रहा था, मैं मॉडलिंग में ट्राई किया हूँ. तो आई वॉक फॉर अंजू मोदी, एक डिज़ाइनर है, बाजीराव मस्तानी की जो डिज़ाइनर है, तो उनके लिए मैं वॉक किया था. देन मैं अपना 1-2 बिजनेस का स्टार्ट किया था. तो जो 6 महीना, आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी एट इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है यहाँ ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ मैं पढ़ा भी रहा हूँ छुट्टियों में. तो ये जो 6 महीना है आप एकदम फ्री हैं, आपको जो करना है यू कैन डू एनीथिंग. तो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को इसमें यही लगता है कि 6 महीना आपके पास पैसा आ गया, आप बाकी 6 महीना फ्री हैं,
आपको डांस सीखना है या कुछ भी करना, आप 6 महीना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप 6 महीना काफ़ी बड़ा टाइम होता है। इफ़ यू वांट टू लेवल इट अप टू वेरी हाई, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। अगर लेजी हैं तो कोई बात नहीं, घूमो। हाँ, तो फिर आराम करो। लेकिन अगर है ये अगर है अच्छा जील है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं कंपेयर अगर करूं जो नॉर्मल जैसे लैंड में 9 to 5, उन लोग के पास उतना टाइम ही नहीं रहता है। आप अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप यू आर जस्ट फॉर द जॉब, यू कैन नॉट थिंक समथिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर आप क्विट करोगे। तो इसमें आप पैरेलली यू कैन डू अ बिजनेस। अब आपका बिजनेस अगर आपको अच्छा रिटर्न्स देने लगा, देन यू लीव सेलिंग। तो ये एक बेनिफिट मुझे लगता है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें फीमेल्स को जाने के लिए कोई चांस है? हाँ, फीमेल्स आती हैं हमारे बैच में। मतलब काफ़ी कम आती हैं। हमारे बैच में एक लड़की थी, आउट ऑफ 163 एक ही लड़की एंड थी। आपकी शिप पे आई हैव नॉट सेल्ड विद एनी गर्ल। अब हैं बहुत सारे वेसल्स में आ रही है, बहुत कंपनीज प्रमोट भी कर रही हैं कि जेंडर इक्वलाइजेशन की, आप लड़कियों को भी आए प्रोफेशन में। तो क्योंकि बहुत नेवी में तो आ गया। इसमें भी हैं, काफ़ी लड़कियां आ रही हैं अभी। आ रही हैं। ओके, फैमिली का अगर कोई मेंबर मतलब अलाउ होता है जाना? हाँ, मैं जैसे कि अपनी वाइफ को और बच्चे को ले जा सकता हूँ। तो हालांकि अभी तक मैं ले नहीं जा पाया हूँ, तो अभी मैं प्लान करता हूँ। तो ऐसा रहता है कि आप सीनियर रैंक्स पे तो आप हर कॉन्ट्रैक्ट में ही ले जा सकते हैं। अच्छा। तो जनरली लोग ऐसा प्लान करते हैं, किसी पोर्ट पे बुला लिए, कुछ दिन के लिए सेल किए, एंड देन किसी पोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। हाँ, ये तो उस तरह से लोग प्लान करते हैं। तो अभी मैं ले नहीं गया हूँ अपनी वाइफ को, लेकिन सोच रहा हूँ जल्द ही ले जाऊंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था ये पोर्ट वाला, तो सही बात है कि आप कहीं से पिक करिए और कहीं ड्रॉप करिए, ये पॉसिबिलिटीज हैं आराम से। आई थॉट कि आपको 6 महीने के लिए शिप पे रहना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन हालांकि मैं देखा हूँ कोई कोई सीनियर ऑफिसर्स जैसे कैप्टन हो गए, या तो उनकी वाइफ जो जैसे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया तो उनके साथ ही पूरा सेल कर रही है वो 3 महीने के लिए। हाँ, जैसे वाइफ आई तो साथ में 3 महीने रही, एंड देन साइन ऑन किया साथ में, साइन ऑफ भी साथ में ही किया। ऐसे भी मैंने देखा है लोगों का। अच्छा। तो अब देखते हैं मैं अपनी वाइफ को कब ले जाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम निकाला और अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड होपफुली हम दोबारा फिर से अपना पॉडकास्ट शूट करेंगे। आप अभी वापस शिप पे जाने वाले हैं? हाँ, अभी कुछ दिन में मैंने रेडीनेस दे दिया हूँ, तो होपफुली लाइक 10-15 डेज में मैं वापस जा रहे हैं। कितने टाइम के लिए? 4 4 महीने के लिए? months। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें आफ्टर 4 मंथ, तो देन हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो हमारे साथ बातचीत करके। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो मतलब मेरे लिए बहुत ही न्यू था, बहुत ही ज़्यादा न्यू था और ये सब कुछ। एंड आई होप जो हमारी ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।